हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ भैया क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो मेन इशू या क्वेश्चन जो हम इस टॉपिक पे डील करेंगे वो है कि वेदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। मतलब कि क्या फंडामेंटल जो राइट्स हैं हमारे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, उनको पार्लियामेंट के द्वारा संशोधित किया जा सकता है, उनमें बदलाव किया जा सकता है या उनको हटाया जा सकता है। इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे आगे बढ़ें, कुछ दो आर्टिकल हैं जो हमको जिनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 13, जो कि ये कहता है कि एनी लॉ दैट कॉन्फ्लिक्ट्स with the fundamental rights guaranteed in part 3 of the constitution is void to the extent of the contradiction। मतलब कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं उनके उनके विरोधाभासी है, उन उन इन कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ दोज फंडामेंटल राइट्स है, तो वो टू द एक्सटेंट ऑफ दैट कॉन्ट्रडिक्शन वो वॉइड होगा। मतलब कि वो पूरा लॉ वॉइड नहीं होगा, जितना पार्ट उस लॉ का हमारे फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्रडिक्शन में होगा उतना पार्ट ही, टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन उतना पार्ट ही वॉइड होगा। और जो दूसरा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 368, विच ग्रांट्स पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू स्पेसिफिक प्रोसीजर्स। तो ये बेसिकली जो आर्टिकल 368 है, ये पार्लियामेंट को पावर ग्रांट करता है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो दोनों आर्टिकल है, ये जो बेसिक जो चीज़ें हमें बताते हैं वही मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। इन डिटेल यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इमर्जेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, कि ये जो डॉक्ट्राइन है आखिर ये कैसे इमर्ज हुआ, कैसे आया एग्जिस्टेंस में। तो कुछ चेन ऑफ केसेस हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 1951 से, जिन जिनके जो वर्डिक्ट्स हैं उन उनके उन वर्डिक्ट्स में के थ्रू ये जो डॉक्ट्रिन है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, इमरजेंस में आया है। तो जो इस चेन ऑफ केसेस में पहला केस है वो है शंकरी प्रसाद का केस। तो इसका वर्डिक्ट आया था 1951 में। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 विच curtailed द राइट टू प्रॉपर्टी was चैलेंज। हमको पता है कि अर्लियर द राइट टू प्रॉपर्टी was ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, पर पार्लियामेंट ने पहला अमेंडमेंट लाके 1951 में इस जो राइट है उसको कर्टेल किया था। तो इस केस में द SC रूल्ड दैट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 ऑल्सो इंक्लूड्स पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें जो SC है उसने पार्लियामेंट की जो अनकंडीशनल पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन उसको रिकॉग्नाइज किया था। तो इसमें जो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला था कि जो पार्लियामेंट है वो इवन फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। और इस केस में डिसीजन में था कि द वर्ड लॉ, जैसे कि हमने देखा ये आर्टिकल 13 में एनी लॉ दैट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द फंडामेंटल राइट्स, तो ये जो लॉ है, वर्ड लॉ है, द वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13 ओनली इंक्लूड्स ऑर्डनरी लॉज एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। मतलब कि जो आर्टिकल 13 में ये बताया गया था कि कोई भी लॉ, एनी लॉ विच इज़ इन कॉन्ट्रडिक्शन टू फंडामेंटल राइट्स विल बी वॉइड। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये जजमेंट दिया था कि ये जो वर्ड लॉ है ये सिर्फ
ऑर्डनरी लॉज की बात करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स की बात नहीं करता है। यहाँ पे हम जल्दी से समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स क्या होते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल, आपको पता है कि हमारे देश की पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस जिसको कि राज्यसभा भी कहते हैं और लोअर हाउस जिसको लोकसभा भी कहते हैं। तो जब भी हमारे देश की पार्लियामेंट को किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट करना होता है, बदलाव करना होता है, तो वो ऐसे ही नहीं कर सकती। उसको एक एक्ट लाना पड़ता है जो कि दोनों हाउसेज हैं उससे पास कराना पड़ता है। तब जाके वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनता है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल के रेलेवेंट पार्ट में वो चेंजेस जो कि पार्लियामेंट चाहती है वो कर सकती है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स बोलते हैं। अब जो दूसरा केस है इस चेन ऑफ केसेस में, वो है सज्जन सिंह का केस जो कि आया था 1964 में। इसमें बेसिकली ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो प्रीवियस स्टैंड था उसको रीअफर्म किया था। उसके बाद जो तीसरा केस आया था वो था गोलकनाथ केस 1967 में। इसमें क्या हुआ था देखते हैं। तो इस केस में एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट रिवर्स्ड इट्स अर्लियर स्टैंड। जो पुराने जो जो पुराने जो वर्डिक्ट थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया था। तो पुराना वर्डिक्ट क्या था कि भाई जो पार्लियामेंट है वो किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, भले ही वो फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना हो। तो इन दिस केस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी of the 17th Constitutional Amendment Act 1964 was challenged। तो जैसे कि पहले केस में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट was in challenge, इस केस में 17th Constitutional Amendment Act was in challenge। The Supreme Court ruled that the fundamental rights are given a transcendental and immutable position, and hence the parliament cannot abridge or take away any of these rights। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बिल्कुल ही अपने अर्लियर डिसीजन को पलट दिया और ये बोला कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को कैन नॉट अब्रिज और टेक अवे, उनमें बदलाव नहीं कर सकती या उनको हटा नहीं सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज़ ऑल्सो अ लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। तो जैसे कि हमने ये केस में देखा था शंकरी प्रसाद के केस में कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि द वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13 ओनली इंक्लूड्स ऑर्डनरी लॉज एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। पर जो ये गोलकनाथ का केस है इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये जो है इज़ ऑल्सो अ लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। मतलब ये भी, इसको भी ऑर्डनरी लॉ की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और अगर ये भी फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्रडिक्शन में होंगे तो ये भी वॉइड हो जाएंगे, ये भी वॉइड हो जाएंगे। तो ये इस केस में डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही पार्लियामेंट की पावर को रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कर्टेल कर दिया था, बिल्कुल ही उसको रोक दिया था। तो जो पार्लियामेंट है हमारे देश की वो 1971 में 24th अमेंडमेंट एक्ट लेके आई और इस एक्ट ने आर्टिकल 13 और 368 को अमेंड किया। It declared that the Parliament has the power to abridge any of the fundamental rights under Article 368, and such an act will not be a law under the meaning of Article 13। तो जो इसमें बेसिकली क्या हुआ, जो कि ये हमारा गोलकनाथ केस था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्युटली बार कर दिया था पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने से, तो इसको जस्ट पलट दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा 24th अमेंडमेंट एक्ट लाके। और ये जस्ट उसके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट के ये कह दिया गया कि एब्सोल्यूट पावर दे दी गई पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अब्रिज any of the fundamental rights, and such an act will not be a law under the meaning of article 13। again
पार्लियामेंट ने कह दिया ऐसा कि भाई वो पार्लियामेंट तो कोई भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। अब जो अगला केस है इस चेन ऑफ केसेस में, वो फोर्थ केस जो हमारा है वो है केशवानंद भारती केस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, जो कि जिसका वर्डिक्ट आया था 1973 में। इसमें बेसिकली क्या हुआ था देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स जजमेंट इन गोलकनाथ केस। जो गोलकनाथ केस था इससे पहले का, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसको ओवर रूल कर दिया, खुद के जजमेंट को। इट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द 24th अमेंडमेंट एक्ट। अभी जो हमने ये 24th अमेंडमेंट एक्ट देखा, इस जो पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था, इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कहा गया कि ये 24 अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल सही है। इट स्टेटेड, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड एट द सेम टाइम इट लेड डाउन अ न्यू डॉक्ट्रिन दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट केस इसलिए है क्योंकि इस केस में ही द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये डॉक्ट्रिन है, ये लेड डाउन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, अब अच्छा ये डॉक्ट्राइन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन द पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रिज और टेक अवे अ फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट को अपहेल्ड तो कर दिया और ये कह दिया कि भाई जो पार्लियामेंट है वो बिल्कुल ही बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस कर सकती है, उनको अमेंड कर सकती है, लेकिन किन जो चेंजेस हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए जिनसे कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो चेंज हो जाए। तो और जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करते हैं, वो उन फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, उनको हटा नहीं सकती, उनको चेंज नहीं कर सकती। अब आप पूछेंगे कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो जैसे कि इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहीं पे भी स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन टाइम टू टाइम जो जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के, वेरियस जजमेंट्स है जो अभी तक आए हैं, उनमें कहीं 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 पे सुप्रीम कोर्ट मेंशन करती है अपने डिसीजंस में कि अपनी रूलिंग में कि भाई ये जो है ये चीज़ एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ़ीचर है कि वो सेक्युलर होगा, और तो ये जो सेक्युलर होना जो है, तो ये अब कोई अगर मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स है ना, और जो कि हमारा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है कि भाई इन द आइज ऑफ लॉ हर कोई इक्वल है, आर्टिकल 14 इक्वलिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो अगर मान लीजिए कि पार्लियामेंट है कल को फंड उस आर्टिकल 14 में ऐसा चेंज करना चाहती है कि जिससे कि ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये ही चेंज हो गया, तो ये नहीं कर सकती क्योंकि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया। अब जब इस तरह का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया तो पार्लियामेंट के द्वारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जो कि 1976 में आया। तो अब इसमें क्या हुआ? दिस एक्ट अमेंडेड आर्टिकल 368 एंड डिक्लेयर्ड दैट देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। अब भाई बेसिकली केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लिमिटेशन लगा दी थी पार्लियामेंट पे। उसने ये तो कह दिया था कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, लेकिन सिर्फ उन्हीं फंडामेंटल राइट को कर सकती है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं करते। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स है वो बेसिक पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो उनको अमेंड नहीं कर सकती। लेकिन अब ये चीज़ पार्लियामेंट को सही नहीं लगी कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट हमारी पावर में लिमिटेशन लगा रहे हैं, तो इन्होंने अब खुद को एक एब्सोल्यूट पावर दे दिया और फिर से आर्टिकल 368 को अमेंड कर दिया और बोला कि देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड नो अमेंडमेंट डन बाय द पार्लियामेंट कैन बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट और एनी ग्राउंड। तो ये कह दिया कि एक बार पार्लियामेंट ने कोई भी अमेंडमेंट कर दिया तो उसको किसी कोर्ट में
चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। इस तरह का जो एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट है, ये पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया 1976 में, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अब इसके बाद आता है फिफ्थ केस, मिनर्वा मिल्स केस 1980। इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड द 42nd अमेंडमेंट एक्ट एज इट एक्सक्लूडेड जुडिशियल रिव्यू विच इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जैसे कि भाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट में दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि नो अमेंडमेंट डन बाय द पार्लियामेंट कैन बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। तो मतलब पार्लियामेंट ने ऐसा कह दिया कि किसी भी कोर्ट में चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि भाई ये तो जो जुडिशियल रिव्यू है, हम सभी जानते हैं जुडिशियल रिव्यू जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, तो वो इसके अगेंस्ट है, क्योंकि भाई आपने कह दिया कि आप कोई भी अमेंडमेंट है उसको किसी कोर्ट में चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है इसको इस उसके इस प्रोविज़न को इनवैलिडेट कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ये इमरजेंस में आया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।